गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए इस वीडियो में मैं आपके लिए NAS राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो विषय विज्ञान का है, जो मध्य प्रदेश बोर्ड लोक संचालनालय भोपाल द्वारा जारी किया गया प्रश्न पत्र है। ये आपके लिए अभ्यास प्रश्न। फ्रेंड्स, अभी आपके कक्षा 10वीं 8वीं और 5वीं इन सभी क्लास में NAS की एग्ज़ाम होना है, जो हर मंथ और हर सप्ताह होना है। फ्रेंड्स, तो इसके लिए लोक संचालनालय भोपाल द्वारा एक मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है। यह अभ्यास प्रश्न पत्र है फ्रेंड्स, जो अभी परीक्षा होना है उससे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर मैं प्रश्न और उनके क्वेश्चन के आंसर लेकर आया हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें और प्लीज़ इसी प्रकार के और भी सब्जेक्ट के आप मॉडल प्रश्न पत्र, अभ्यास प्रश्न पत्र चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस करें। तो देखते हैं हम प्रश्न क्या लिखा है। हमारे पास निर्देश लिखा है। इस प्रश्न पुस्तिका में 60 प्रश्न हैं और 120 मिनट का प्रश्न पत्र होगा फ्रेंड्स आप लोगों का। प्रश्न 1, 2, 3, 4, इनमें प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं और एक उत्तर क्या होता है, सही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि उस उपक्रम का नाम बताइए जिसमें एक ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए ठोस पदार्थ जो है उसको गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, संगलन। प्रश्न ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, संगलन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2। हमारे पास एक टेबल दी हुई है और यहाँ पूछा है, हमारे पास क्या दिख रहा है, पहला है बोरान, फिर है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम। तो क्या पूछा है कि उपरोक्त आवर्त सारणी में दिखाए गए तत्वों के धात्विक गुणधर्म का सही क्रम क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही क्रम होगा ये फर्स्ट होगा, क्योंकि जो धात्विक गुणधर्म है, पहला है पोटेशियम, पोटेशियम से छोटा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से छोटा क्रम है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम से छोटा क्रम है बोरान का। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग होता है, क्योंकि जब यह एक अम्ल के साथ संपर्क करता है तो उत्पन्न होती है हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कि जब सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल के साथ एक संपर्क करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है अभिक्रिया CuO + H2 = Cu + H2 में ऑक्सीजन और अपचयित पदार्थ क्रमशः है। तो प्रश्न 4 का आंसर हो जाएगा हमारे पास H2 और CuO। ठीक, H2 एंड CuO, क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न 5 दिया हुआ है। देखिए बादल के परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम में कौन कौन से हैं। देखिए परिक्षिप्त प्रावस्था दिया है ठोस, परिक्षेपण माध्यम दिया है गैस, दूसरा दिया है द्रव गैस, तीसरा है गैस और चौथा है द्रव गैस। इसमें हमको बताना है कि जो बादल है इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था में कौन है और परिक्षेपण माध्यम में कौन है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, द्रव और गैस। मतलब परिक्षिप्त अवस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम गैस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के नेक्स्ट क्वेश्चन पदार्थ के एक मोल में उतने ही परमाणु, अणु या आयन होते हैं जितने परमाणु कार्बन 13 के 12 ग्राम में, 12C के 13 ग्राम में, 12C के 12 ग्राम में और 13C के 13 ग्राम में।
तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 7 है XYZ तत्वों के परमाणु संख्या क्रमशः 8, 12, 17 है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व एक ही आवर्त के है? जो XYZ दिया हुआ है ये कौन से एक ही आवर्त के हैं? इन दोनों में से हमको तीनों में से बताना है कि कौन सा एक ही आवर्त के हैं। तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास प्रश्न ऑप्शन नंबर 3 Y और Z एक ही आवर्त के हैं। ठीक, फिर है प्रश्न 8 निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया है? तो प्रश्न 8 का आंसर हो जाएगा, देखिए हमारे पास ऑप्शन दिया है ब्रोमीन की सूर्य के प्रकाश में एथेन CH3 के साथ, सांद्र H2SO4 की इथेनॉल CH3CH2OH के साथ। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा कि सांद्र H2SO4 की एथेनॉल CH3CH2OH के साथ जो अभिक्रिया है ये संकलन अभिक्रिया है। फिर प्रश्न 13 है आवर्त सारणी के प्रश्न 9 है आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त का तत्व M ऑक्सीजन के साथ मिलकर M2O3 ऑक्साइड बनाता है। M क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ जो M है हमारे पास ये होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है M2O3 ऑक्साइड बनाता है, एल्यूमिनियम। फिर प्रश्न क्रमांक 10 क्या लिखा है 10 में कि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं का अनुपात द्रव्यमान के रूप में है। तो इसका अनुपात द्रव्यमान के रूप में हो जाएगा 1:16 का हो जाएगा। ठीक, फिर है कम सक्रियता की धातुओं के ऑक्साइडों के कोक के द्वारा अपचयन में एक गैस उपोत्पाद के रूप में निकलती है। निष्वसन करने पर यह गैस बहुत अधिक विषैली होती है, यह कौन सी गैस है? तो प्रश्न 11 का उत्तर हो जाएगा 4 कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखें, आपको नेक्स्ट की एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है वीडियो, क्योंकि अभी आपकी क्लास में नेक्स्ट के एग्ज़ाम होना है सभी क्लास में, 10th क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए प्रश्न 12 है परमाणु के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? परमाणु के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए क्या लिखा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या छोटी होती है परमाणु संख्या से, और परमाणु संख्या छोटी होती है द्रव्यमान संख्या से। दूसरा है इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या की, प्रोटॉनों की संख्या होती है बराबर परमाणु संख्या की, और परमाणु संख्या कम होती है द्रव्यमान संख्या की। तो ऑप्शन नंबर 2 सत्य हो जाएगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं वो कितने होते हैं? परमाणु संख्या के बराबर होते हैं, और परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या से छोटी होती है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? तो निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? ये आ जाएगा नंबर 3 ZnS प्लस FeSO4 इक्वा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर है प्रश्न क्रमांक 14 दो पदार्थ P एंड Q आपस में अभिक्रिया करके एक मीठी गंध वाला पदार्थ R बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? देखिए यहाँ मीठी गंध वाला पदार्थ बन रहा है, तो हमको पहचानना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है और इसमें कौन कौन से अभिकारक भाग ले रहे हैं P और Q। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा? देखिए पहले में लिखा है संयोजन एल्डिहाइड कीटोन, तीसरा ऑप्शन आ जाए इसमें आएगा चौथा एस्टरीकरण। इसमें क्या हो रहा है? एस्टरीकरण हो रहा है, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल भाग ले रहे हैं अभिकारक के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 15। क्या लिखा हुआ है प्रश्न 15 में? देखिए जब ताज़ा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो pH पर क्या प्रभाव पड़ता है?
फ्रेंड्स इसका पीएच जो है वो कम हो जाता है, जब वो दही में परिवर्तित होता है तो पीएच कम हो जाता है। प्रश्न 16 है कि सोडियम क्लोराइड NaCl का जलीय विलयन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के जलीय विलयन से अभिक्रिया करता है। यह अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार के अभिक्रियाओं से संबंधित है? तो देखिए ये जो संबंधित है, पहला दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, दूसरा दिया हुआ है विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा अवक्षेपण अभिक्रिया, चौथा है वियोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा हमारे पास कि द्विविस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक, फिर है प्रश्न क्रमांक 17, आलू के चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे कि न हो, क्या नहीं होना चाहिए? आलू की थैली में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? जैसे आप लेते होंगे चिप्स वगैरह मार्केट से, इसमें देखते होंगे चिप्स की पैकेट में बहुत सारी हवा भरी रहती है ना, तो जो हवा होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। तो ये क्यों भरी जाती है नाइट्रोजन गैस? इसका कारण है फ्रेंड्स कि विकृत गंधी नहीं होना चाहिए, मतलब वहाँ बदबूदार गैस उत्पन्न न हो, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। फिर है प्रश्न 18, दो अलग अलग ऑक्साइड P एंड Q की अभिक्रियाएं निम्नलिखित है। P HCl से अभिक्रिया करता है परंतु NaOH से अभिक्रिया नहीं करता है। Q HCl एवं NaOH दोनों से अभिक्रिया करता है। तो हमको पूछा है कि उपरोक्त अभिक्रियाओं के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? P उदासीन है एवं Q क्षारक है, P उभयधर्मी है एवं Q अम्लीय है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, आ जाएगा चौथा, P क्षारक है और Q उभयधर्मी है। ठीक, फिर है प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न 19 में देखिए क्या लिखा है हमारे पास कि R एक सफ़ेद पदार्थ है जो कि केक बनाने में उपयोग किया जाता है। गर्म करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जलीय एक सपोर्ट ठोस पदार्थ S देता है जो क्षारक प्रकृति का है। R और S की पहचान कीजिए कि R और S क्या हो सकते हैं। तो ये हो होंगे दूसरा नंबर कि R जो है NaHCO3 है और जो S है वो Na2CO3 है। ठीक, फिर है जल के एक मोल में परमाणुओं की संख्या होगी। जल के एक मोल में परमाणुओं की कितनी संख्या होती है? तो ये होती है 6.02 × 10⁻23 की घात। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6.022 × 10⁻23। फिर है प्रश्न 21, अत्यंत विषैली गैस ओजोन को आवश्यक माना जाता है क्योंकि यह, अब ओजोन को आवश्यक क्यों माना जाता है? क्योंकि यह हमें वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। प्रश्न 22 में देखिए, रहमान ने 2 परख नली ताज़ा गैस चूने का पानी लिया और इन पर क और ख चिन्हित किया। उसने क में स्ट्रा मतलब तरल पदार्थ पीने की नली द्वारा मुंह में से हवा फूंकी और ख को उसी तरह से रहने दिया। कुछ मिनटों के पश्चात क के चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इस क्रिया के द्वारा रहमान यह प्रदर्शित करता है कि, क्या प्रदर्शित करता है कि निःश्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। प्रश्न ऑप्शन नंबर 4 सत्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 23। तो प्रश्न क्रमांक 23 में देखिए क्या लिखा हुआ है, हमारे मुख में जो तरल स्रावित होता है और भोजन में मिलकर उसे चिकना व आसानी से निगलने वाला बना देता है वह है, तो वह क्या है फ्रेंड्स? यह है लार। हमारे मुंह में जो लार आती है वो क्या करती है? भोजन को चिकना बना देती है। फिर है अग्नाशय मतलब पैनक्रियाटिक एंजाइम की पहचान कीजिए जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो प्रोटीन में जो पाचक सहायक होता है वो है ट्रिप्सिन। प्रोटीन के पाचन में सहायक ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर ए। फिर है 25, प्रश्न 25, मनुष्य का सामान्य प्रकुंचन तथा
शिथिलन दाब क्रमशः है। यह 120 mmHg तथा 80 mmHg। फिर है प्रश्न क्रमांक 26, गमले में लगे पौधे की समस्त पत्तियों की दोनों सतहों पर वैसलीन लगाने पर निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी। देखिए, पत्ते पर जब दोनों तरफ वैसलीन लगा देते हैं तो वो श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन और वाष्पोत्सर्जन सभी प्रकार की क्रियाएं होगी। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 27। तो प्रश्न 27 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि सामान्यतः पादप दिन के समय ऑक्सीजन तथा रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं। इसका कारण क्या है। पहला दिया है पादप रात्रि के समय श्वसन नहीं करते पर दिन में श्वसन करते हैं, तो नहीं हो सकता। दूसरा है पादप दिन में श्वसन की तुलना में प्रकाश संश्लेषण तीव्र गति से करते हैं जबकि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2। ठीक, फिर है प्रश्न क्रमांक 28, क्या होता है जब सूक्ष्म जैविकी संक्रमण के कारण जाइलम, पोत और पादप की वाहिकाएं अवरुद्ध हो जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3, जल का जड़ में पत्तियों के ऊपर की तरफ गति नहीं हो पाता। फिर है प्रश्न 29, साधारण सपाट एपिथेलियम जिसकी झिल्ली वर्णनात्मक परगम्य है। तो इसका है चपटी एपिथेलियम। आंसर आ जाएगा चपटी एपिथेलियम। फिर है 30, मनुष्य में निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कैसी प्रक्रिया है जिसमें नर तथा मादा जनन कोशिकाएं आपस में मिलती है। फर्स्ट ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, एक परितंत्र में अपघटक का चयन करें। जो परितंत्र है इसमें अपघटक कौन होता है इसका चयन करना है। तो देखिए, जो अपघटक है ये हो जाएगा कवक। कवक क्या है? अपघटक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 32, टिहरी तथा अल्पति जैसे अनेक बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के अनेक प्रयास किए गए हैं। निम्नलिखित में से उन सही कथनों का चयन कीजिए जो बांधों की ऊंचाई बढ़ाने का परिणाम हो सकते हैं। बांधों की ऊंचाई को बढ़ाने से जो परिणाम निकल कर आएंगे उसका हमको पता लगाना है। पहला दिया हुआ है क्षेत्र की स्थलीय वनस्पति तथा जीव जंतु पूर्णतः नष्ट हो जाएगी, ये भी सत्य है। दूसरा दिया हुआ है क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों एवं घरेलू जानवरों का विस्थापन होगा, ये भी सत्य है। तीसरा है वनों का कटाव होगा, ये भी सत्य है। क्षेत्र प्रदूषित हो सकता है, ये नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 33, चिपको आंदोलन में कौन महत्वपूर्ण संदेश संप्रेषित किया गया। चिपको आंदोलन जो वनों की कटाई से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन में हमको संदेश क्या मिलता है कि वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को सम्मिलित करना। जो वन संरक्षण है उसमें हमको पूरे समुदाय को सहभागिता करनी चाहिए वन के बचाव में। फिर प्रश्न 34, निम्न आरेख मनुष्य में लिंग निर्धारण का प्रारूप दर्शाता है। जो आरेख दिया है फ्रेंड्स, ये लिंग निर्धारण को दर्शाता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होगा। इसमें हमको बताना है कि क्या बताना है कि नंबर 1 संतति नंबर 1 और 4 का लिंग होगा। तो नंबर 1 जो संतति बनेगी इससे, है ना, इससे कौन सा लिंग बनेगा और 4 से कौन सा लिंग बनेगा। जैसे 4 से इधर XY है, इधर X है। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर संतति 1 में क्या बन रहे हैं, दोनों मिलकर X से X बन रहे हैं, तो इससे लड़की होगी। और यहाँ पर संतति 4 में XY दोनों हैं, तो ये क्या होगा, लड़का होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सत्य होगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 35। चित्र में दिखाए गए जंतु के लक्षणों का परीक्षण करके इसका वर्ण चुनिए कि ये किस वर्ण का है। तो ये किस वर्ण का है फ्रेंड्स, हमारे पास दिया हुआ है पहला इकाइनोटमेडा, दूसरा है एनिलिडा, तीसरा है आर्थोपेडा और चौथा है पेरिफेरा। तो ये हो जाएगा आर्थोपेडा। ये जो है एक गोम टाइप का दिया हुआ है, ये आर्थोपेडा होगा। फिर है उर्वरक के संदर्भ में सही कथन बताइए। तो इसका उर्वरक व्यावसायिक तौर पर निर्मित पौधों के पोषक तत्व है जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की आपूर्ति करते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, उर्वरकों में उच्च मात्रा में जैविक पदार्थ तथा न्यूनतम मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, ये तो नहीं हो सकता। तीसरा है यह रेतीली मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, ये भी नहीं हो सकता। चौथा है यह उत्तम वनस्पतिक वृद्धि को सुनिश्चित करता है और स्वस्थ पौधों को उन्नति प्रदान करता है, तो चौथा भी होगा। मतलब फर्स्ट चौथा कहाँ आएगा, तीसरे में, तो ऑप्शन नंबर 3 सत्य होगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ विभिन्न जंतुओं की अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा कार्बोनेट के लक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। किसी क्षेत्र में उपस्थित पादपों तथा जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों का घोतक, ये सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, फिर है प्रश्न क्रमांक 39। एक गांव में स्वच्छ सुरक्षित पेयजल की कमी है। इस गांव में निम्नलिखित में से किस रोग के फैलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। पहला हमारे पास दिया है चिकनगुनिया, दूसरा मलेरिया, तीसरा है इन्फ्लुएंजा और चौथा है हैजा। तो इसमें फ्रेंड्स हैजा फैलने के ज़्यादा चांस है, जहाँ गंदगी रहती है वहाँ हैजा फैल सकता है। फिर है 40, क्वेश्चन नंबर 40। अधिकांश पादप पशुओं के लिए आहार चारे का कार्य करते हैं, निम्न में से किसे सामान्य चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। मूंगफली, सेम, बरसीम, चना। तो उत्तर आ जाएगा बरसीम। ठीक है, फिर है प्रश्न क्रमांक 41। चित्र में दर्शाए अनुसार एक क्षैतिज सतह XY, एक क्षैतिज सतह XY पर रखे एक घर्षण रहित द्वि-आनत तल AOB, AO और B पर विचार करें। कांच की एक गोली आनत तल AO यहाँ से डालेंगे, बिंदु P से छोड़ी जाती है और यह तल OB पर H ऊंचाई पर पहुंचती है, H ऊंचाई तक पहुंचती है। अब तल OB को पहले OC तक तथा इसके बाद OD के अनुदिश झुकाया जाता है और गोली को पुनः उसी ऊंचाई से छोड़ा जाता है। तो गोली द्वारा पहुंची ऊंचाई क्या होगी, कैसी होगी। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, नंबर 4, तल की सभी स्थितियों में समान होगी, क्योंकि हम इधर से घुमाए चाहे इधर से, झुकाव तो उतना ही रहेगा। तो सभी स्थितियों में इसकी जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी, सभी स्थितियों में समान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 42 कि एक दृष्टिदोष वाले व्यक्ति को कोई डॉक्टर 2.5 डायोप्टर क्षमता का लेंस निर्धारित करता है। इस लेंस का प्रकार तथा फोकस दूरी होगी। देखिए इसका कितना है, डायोप्टर 2.5 है। तो इसका जो होगा वो होगा अवतल लेंस होगा और 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, प्रश्न क्रमांक 42 का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है एक बेलनाकार चालक का प्रतिरोध 18 ओम है, इसे 3 बराबर भागों में काटा जाता है। यदि इन तीनों भागों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। ये होगा फ्रेंड्स 2 ओम। कितना होगा, 2 ओम होगा। अगला है एक धावक r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ का 5 चक्कर लगाते हैं, t सेकंड का समय लेता है। धावक की चाल होगी, तो धावक की चाल हो जाएगी 10 पाई r/t।
कितनी होगी 10 पाई r अपॉन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड एक समान चाल से गतिशील है तथा वह पहले सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करता है तथा पिंड द्वारा 5 सेकंड के अंत तक समय तक कितनी दूरी चली जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, 250 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आगे के प्रश्न मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा भाग 2 में, तो आप वहां से देख सकते हैं। ये प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है, इनका आंसर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आप उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि सभी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें।